अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम रमीज़ जब्बार है एंड आई एम योर फैशन डिज़ाइन इंस्ट्रक्टर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के 3 मंथ्स 6 मंथ्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम या 1 ईयर या 2 ईयर के डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया है। तो आई वेलकम यू ऑन बोर्ड ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस। हम आज की आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है और थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर मैं आपको एक जनरली जो है फैशन डिज़ाइन से मुतल्लिक जो है उसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि व्हाट यू आर सपोज टू बी डीलिंग, आप क्या डील कर रहे हैं। और इस इंट्रोडक्शन में जो है वो फिर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी करूंगा कि व्हाट फैशन डिज़ाइन इज़। तो लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई हैव डन बैचलर्स ऑनर्स डिग्री इन फैशन डिज़ाइन और मैं तकरीबन पिछले 11 सालों से जो है वो डिफरेंट आर्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एज अ लेक्चरर टीच कर रहा हूँ इन फैशन डिज़ाइन। मैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में प्रेजेंटली काम कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो हैं, मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में भी टीच कर चुका हूँ। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, वहाँ पे भी मैं टीच कर चुका हूँ। नेशनल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी पढ़ा चुका हूँ मैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल स्टडीज़ हैं, वहाँ पे भी टीच कर चुका हूँ। तो देर आर वेरी फ्यू अदर इंस्टीट्यूट्स जो रह गए हैं। तो मोस्ट लाइकली शायद आई माइट बी टीचिंग ओवर देयर एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर एज वेल। तो फिलहाल जो है वो मैं आपको यहाँ पे एज रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन का रिप्रेजेंटेटिव बन के आपको जो है वो क्लासेस आपकी कंडक्ट की जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद फैशन डिज़ाइन इंट्रोडक्शन जी। इंट्रोडक्शन टू फैशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्री रेक्विजिट के बारे में बता दूं कि आपके पास मिनिमम एजुकेशन टू अंडरस्टैंड दिस कोर्स वो आपकी मैट्रिक होनी चाहिए या ओ लेवल्स होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप अंग्रेज़ी ज़बान रीड कर सकें और उसको समझ सकें। अगर आपके पास अंग्रेज़ी ज़बान रीड या अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी इतनी आपकी अच्छी नहीं है तो ये कोर्स आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं इस कोर्स को लैंग्वेज बेस्ड ना कर रखूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी इस कोर्स से रिलेटेड जो किताबें अवेलेबल हैं दैट आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमें अंग्रेज़ी ज़बान को ही फॉलो करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। तो आइए फैशन डिजाइन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। फैशन डिजाइन इज द आर्ट ऑफ अप्लाइंग डिजाइन, एस्थेटिक्स एंड नेचुरल ब्यूटी टू क्लोथिंग एंड इट्स एक्सेसरीज। इसको मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ। फैशन डिजाइन इज द आर्ट, तो सबसे पहले जो उसने बात की है वो यही है कि फैशन डिजाइन जो है वो एक आर्ट है। और किस चीज का आर्ट है? ऑफ अप्लाइंग डिजाइन। तो आर्ट को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई आर्ट क्या चीज है। आर्ट की डेफिनेशन अगर हम बात करें, द एक्सप्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव स्किल एंड इमेजिनेशन। यानी कि अगर आपका कोई आइडिया है या कोई कॉन्सेप्ट है, आप उसको इन रियल लाइफ किस तरीके से लेके आ रहे हैं, तो दैट इज एन आर्ट। आर्ट ऑफ अप्लाइंग डिजाइन, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई आप डिजाइन को अप्लाई कर रहे हैं। एस्थेटिक्स एंड नेचुरल ब्यूटी। नाउ एस्थेटिक्स एंड नेचुरल ब्यूटी जो है ये दे बोथ आर द सेम थिंग। जैसे यहाँ पे एस्थेटिक्स के बारे में लिखा हुआ है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कंसर्न्ड विद नेचर एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। तो ये एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी की यहाँ पे बात की जा रही है। आगे बात कर रहे हैं टू क्लोथिंग, यानी कि कपड़े मलबूसात एंड इट्स एक्सेसरीज। एक्सेसरीज क्या चीज है? जैसे शूज हो गए, हैंड बैग्स हो गए, वॉलेट हो गया, आपके क्लचेस हो गए, ये तमाम की तमाम चीजें आपकी एक्सेसरीज में आती हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐड ऑन करता चलूं कि एक्सेसरीज जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन जस्ट टू ऐड इंफॉर्मेशन टू योर नॉलेज, एक्सेसरीज जो दो टाइप की हैं उसमें एक आप कैरी करते हैं और एक आप वेयर करते हैं। जैसे कि स्कार्फ हो गया, वो यू कैरी अ स्कार्फ। आपका क्लच हो गया या आपका हैंड बैग हो गया, यू कैरी दैट। इसी तरीके से आपके जो शूज हो गए या हील्स हो गई, ये आप वेयर करते हैं along with jewelry and so on. It is influenced by cultural and social attitudes. आप जानते हैं कि दुनिया में बेतहाशा किस्म के कल्चर्स हैं और कल्चर को मद्देनजर रखते हुए लोग अपने एरिया में या अपने रीजन में जो है वो कपड़े या मलबूसात क्रिएट करते हैं और वो उनके सोशल एटीट्यूड्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है।
आगे बात की जा रही है एंड हैज वेरीड ओवर टाइम एंड प्लेस, यानी कि विद टाइम जो है इनके अंदर, इन कपड़ों के अंदर जो है वो वेरिएशंस भी आई हैं, और डिफरेंट रीजन्स के जो ये कपड़े हैं ये विद पासिंग टाइम इनके अंदर मॉडर्नाइजेशन भी आई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी ट्रेंड्स के बारे में। अ जनरल डायरेक्शन इन विच समथिंग इज डेवलपिंग और चेंजिंग। तो अगर हम कपड़ों की रोशनी में बात करें, ट्रेंड्स को अगर हमने अंडरस्टैंड करना हो, तो मैं आपको एक लोकल एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं वो शलवार कमीज़ पहनती हैं, तो शलवार की भी बाद में डिफरेंट वेरिएशन आती गई। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, दिस इज अ ट्यूलिप शलवार भी कहते हैं या ट्यूलिप ट्राउज़र भी इसको कहते हैं। तो ये एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए ये फैशन और ये ट्रेंड जो है ये ख़वातीन के बीच में रहा, और वे टाइम ये एक्सपायर हो गया या फेड आउट कह सकते हैं। ये फेड आउट होके कोई और जो है वो ट्राउज़र या कोई और शलवार जो है वो ट्रेंड में आ गई। इसी तरीके से अगर मैं एक्सेसरी की कोई एग्जांपल बात करूं जो ट्रेंड से रिलेटेड है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपकी ये रेबैन की वेफर्स ग्लासेस हैं। ये भी विद टाइम और ड्यूरेशन के साथ इनके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस आई। जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज अ ब्लैक वन, और इसकी जो फ्रेम की थिकनेस है दैट इज अ बिट बिग। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वो थिकनेस जो है वो कम कर दी गई है, एंड दे हैव मेड द फ्रेम ट्रांसपेरेंट। और एज अनदर एग्जांपल यू कैन सी यहाँ पे एविएटर ग्लासेस हैं। यहाँ पे फ्रेम जो है वो गोल्ड कलर का है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डिजाइन इज मोर और लेस द सेम, लेकिन फ्रेम जो है वो प्लास्टिक के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये विद टाइम जो है इनके अंदर वेरिएशंस आती हैं। ट्रेंड जो है एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए रहता है एंड देन इट फेड्स आउट, और उसकी जगह जो है वो कोई और ट्रेंड जो है वो रिप्लेस कर देता है। अब हम बात करते हैं अपनी क्लोथिंग कैटेगरी के बारे में। हमारे पास 3 क्लोथिंग कैटेगरी हैं। नंबर 1 पे प्रेट ए पोर्टर, दैट इज रेडी टू वेयर। नंबर 2 इज bespoke टेलरिंग। नंबर 3 इज haute couture, हाई ड्रेस मेकिंग। प्रेट ए पोर्टर वर्ड और haute couture जो है ये बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रांसीसी ज़बान है। अगर आप हम ये फ्रांसीसी ज़बान जो है बहुत ज़्यादा आपको सुनने को भी मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। जैसे अगर आप किसी भी रेडी टू वेयर स्टोर में जाएं तो वहाँ पे लिखा होता है प्रेट कलेक्शन। तो ये जस्ट टू ऐड इंफॉर्मेशन येट अगेन, आपकी इंफॉर्मेशन में अगर मैं इजाफा करता चलूँ, तो फ्रेंच वर आर कंसिडर्ड वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ फैशन डिज़ाइन। तो ये उन्होंने कैटेगराइज कर दिया था अपनी क्लोथिंग कैटेगरी को, जिसमें नंबर 1 पे जो है वो प्रेट ए पोर्टर है। मैं यहाँ पे पढ़ दूँ, designer clothes sold ready to wear rather than made to measure and are available in different sizes, for example small, medium, large, etc. तो आप जाते हैं डिफरेंट फैशन स्टोर्स में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट साइजेस के क्लोथ्स देखने को मिल रहे हैं। आपको जो साइज फिट इन कर जाता है आप वो गारमेंट परचेज कर लेते हैं। तो दैट इज रेडी टू वेयर। आगे बात करते हैं जी bespoke टेलरिंग की। The word bespoke is derived from the verb bespeak, to speak for something in the specialized meaning or to give order for it to be made। यानी कि आप एक क्राफ्ट्समैन के पास जाते हैं ना। क्राफ्ट्समैन जो है वो बेतहाशा किस्म के होते हैं, जिसको उर्दू ज़बान में कारीगर कहते हैं। टेलर एक कारीगर है बेसिकली। इसी तरीके से आपके और किस्म के भी, आयरन स्मिथ है वो भी एक कारीगर है, गोल्ड स्मिथ है वो भी एक कारीगर है। तो ये जो आपका क्राफ्ट्समैन है, आप टेलर एक क्राफ्ट्समैन है और आप उसके पास जाते हैं और आप उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपको ऐसा कपड़ा चाहिए है, ऐसे बटन चाहिए, ऐसा कॉलर चाहिए, ऐसी पॉकेट्स चाहिए। तो वो क्राफ्ट्समैन यानी कि टेलर जो है वो आपके लिए आपकी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन अलोंग विद जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो कपड़े बनाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करती है bespoke टेलरिंग प्रेट ए पोर्टर से, दैट इज bespoke clothing is traditionally cut from a pattern drafted from scratch for the customer and so differs from ready to wear। कि एक तो ये हैंडमेड कट किया जाता है एंड प्लस ऑन टॉप यहाँ पे जो कपड़े बनाए जाते हैं दे आर मेड
on your body measurements. तो रेडी टू वेयर के अंदर जो कपड़े बनाए जाते हैं दैट इज मेड ऑन स्टैंडर्ड साइजेस जैसे कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज एक्सेट्रा. लेकिन bespoke टेलरिंग के अंदर जो है जो कपड़े बनाए जाते हैं वो क्लाइंट या कस्टमर की बॉडी के एन मेजरमेंट के मुताबिक बनाए जाते हैं. सो यहाँ पे जो है ये आपको डिफरेंस जो है वो देखने को नजर आ रहा है. अब बात करते हैं जी होट कुट्योर, यानी कि इसका जो मायने है दैट इज हाई ड्रेस मेकिंग. Haute couture is high-end fashion that is constructed by hand from start to finish, made from high-quality, expensive, often unusual fabric and sewn with extreme attention to detail and finished by the most experienced and capable sewers, often using time-consuming hand-executed techniques. तो होट couture जो है जी दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ फैशन. यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम साइड ऑफ गारमेंट कंस्ट्रक्शन. हाई क्वालिटी फैब्रिक भी इस्तेमाल होगा. आपके जो सिलाई करने वाले या आपके जो सीमस्टर्स होंगे, आपके जो स्किल्ड लेबर होगा या स्किल्ड वर्कफोर्स जो होगी, दे आर गोइंग टू बी रियली गुड इन देयर वर्क. यहाँ पे आपकी हैंडमेड काम भी होगा, हैंड एग्जीक्यूटेड टेक्निक्स भी अप्लाई की जाएंगी. सो आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि जो भी आपका हैंडमेड वर्क होता है दैट इज़ एक्सपेंसिव. और प्लस ऑन टॉप जो है यहाँ पे ऐसे कपड़े बनाने के लिए जो है वक्त भी काफ़ी ज़्यादा आपको लगता है. तो दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ फैशन एंड दैट इज़ होट कुट्योर. आगे हम बात करते हैं जी क्लोथिंग प्राइस टैग के बारे में. बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं जी कि हमारे यहाँ जैसे हमारा लोकल कल्चर है, आप किसी भी स्टोर में जाते हैं, आपने कोई अच्छी शर्ट या कोई आपने कोई ड्रेस देखा एंड देन यू से कि भाई इसमें ऐसा क्या है, ये तो मैं भी कर सकती थी. सो द पॉइंट इज कि अगर आप कर सकते थे तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया, उस डिज़ाइनर ने या उस ब्रांड ने ही ऐसा स्टेप क्यों आपसे पहले ले लिया. तो और प्लस ऑन टॉप फिर जो कस्टमर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि भाई इतना क्यों प्राइस टैग है, व्हाई इज इट सो एक्सपेंसिव. तो कपड़े क्यों महंगे होते हैं उसकी प्राइस टैगिंग के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि भाई क्लोथिंग प्राइस टैग जो है वो इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग थिंग्स. यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है. नंबर 1 इज द फैब्रिक क्वालिटी एंड द अमाउंट ऑफ फैब्रिक यूज्ड, यानी कि कपड़े बनाने के लिए जो कपड़े की जो क्वालिटी है और उसके अंदर कितना कपड़ा लगा है, that is one of the most important thing in your clothing price tag. नंबर 2 पे लिखा हुआ है वर्क फोर्स वेज रेट्स एंड देयर एक्सपीरियंस लेवल. देखें वर्क फोर्स वेज रेट्स और इनको ज़रा समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ होती है उसको कहते हैं जी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ये अगर कंपनी का मालिक है, उसके बाद जो है उसके कोई 2 मैनेजर्स हैं और मैनेजर्स के आगे कोई सबऑर्डिनेट्स हैं और सबऑर्डिनेट्स के आगे जो है उनकी कोई वर्क फोर्स है एंड देन वर्क फोर्स से आगे उनके कोई और ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जो भी कोई एंट्री लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं. तो ये ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा स्किल्ड वर्कर या एक ऐसा स्किल्ड बंदा जो कि इंडस्ट्री में आता है तो वो जाहिर है ही कैन नॉट बी ऑन दिस लेवल अनटिल अनलेस ही इज नॉट अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर. बट येट अगेन द थिंग इज कि उसके पास अगर नॉलेज है और वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो दिस इज वेयर ही और शी विल बी स्टार्टिंग एट. फिर वो वर्क काम कर करके एक्सपीरियंस लेके उसकी प्रमोशन होगी. दे विल रीच ऑन दिस लेवल एंड दे विल रीच ऑन दिस लेवल एंड दे विल रीच ऑन दिस लेवल एंड सो ऑन. सो ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है. अब जो आपके जो ऐसे डिज़ाइंस जहाँ पे डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि आपने कोई ऐसा गारमेंट डिज़ाइन किया है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक तो टाइम भी बहुत लग रहा है, प्लस ऑन टॉप उसके ऊपर जो है यू नीड अ वेरी स्किल्ड लेबर और अ वेरी स्किल्ड आपके पास ऐसी टीम होनी चाहिए जो ऐसा गारमेंट मैन्युफैक्चर करके एग्जीक्यूट भी करे, उसकी क्वालिटी भी अच्छी रखनी है और वो अपने क्लाइंट तक उसको डिलीवर भी कर सके. तो आपको पता है कि अगर एक बहुत स्किल्ड वर्कर है, नाउ अ पर्सन सिटिंग ऑन दिस लेवल और दिस लेवल, of course yes they will be charging more money on the more money
rather than on the person being on this level of the organization and so on। तो यानी कि इस बंदे की सैलरी जो है वो इससे कम होगी, फिर इसकी सैलरी इससे कम होगी, इसकी सैलरी इससे कम होगी एंड सो ऑन। तो अगर आपको एक हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए तो जाहिर है जिनका 15 साल या 20 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो वो आपसे पैसे भी ज़्यादा चार्ज करेंगे और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो कपड़ों और जो आपके जो मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ्स हैं उसके ऊपर आ रहा होता है एंड दैट इज व्हाट मेक्स द गारमेंट एक्सपेंसिव। ये तो हो गया सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न जो है वो गारमेंट डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी। ये भी मैं आपको अभी इसी पॉइंट के अंदर मैंने मेंशन कर दिया था कि देखें जितना गारमेंट कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर उसको अचीव करने के लिए जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जितना मुश्किल डिज़ाइन होगा, उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा। जब वक्त ज़्यादा लगेगा तो इसका मतलब है कि भाई उस ड्रेस की कीमत भी उसके अकॉर्डिंग्स में इंक्रीज कर रही होती है। नाउ आगे मैंने मेंशन किया हुआ है वेज इज फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट अर्नड फॉर वर्क एंड सर्विसेज typically paid on a daily or weekly basis. More complex the garment design is, more experienced workforce is needed. तो वेज जो है वो येट अगेन हर कंट्री या हर रीजन या हर मुल्क में जो है वो डिफरेंट तरीके से वेरी कर रहा होता है। कहीं पे आवरली बेसिस किया जाता है, कहीं पे आपको वीकली बेसिस किया जाता है, कहीं पे आपको मंथली बेस सैलरी दी जाती है। तो ये सारा उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। अब जाहिर है कि अगर एक बंदा उसकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी जो है वो डिफाइंड है कि उसको महीने के 50,000 रुपये मिलने हैं या लाख रुपया मिलना है, तो उसका इम्पैक्ट येट अगेन गारमेंट या गारमेंट कंस्ट्रक्शन के ऊपर डेफिनेटली आ रहा होता है। ऑलराइट, नाउ हम डिस्कस करते हैं जी गाइडलाइन टू गारमेंट कंस्ट्रक्शन। और कपड़े बनाने के लिए जो गाइडलाइन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। नंबर 1 पे फैशन ड्राइंग आ जाती है जी। फैशन ड्राइंग जो है आप अपना डिज़ाइन, अपना कॉन्सेप्ट, अपना आइडिया, जो भी आपका आर्टिस्टिक आइडिया है उसको यू हैव टू ब्रिंग इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आप उसको स्केच करेंगे, आप उसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट फेज जो है दैट इज योर पैटर्न मेकिंग। पैटर्न मेकिंग जो है आपने अक्सर औकात टेलर्स को देखा होगा, वो कपड़ा बिछा के कपड़े के ऊपर जो है वो चौक से मार्किंग करते हैं, एक डिज़ाइन बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं। नाउ दैट एंटायर प्रोसेस इज पैटर्न मेकिंग। इसके साथ ही मैंने ब्रैकेट में ओब्लीक करके ड्रेपिंग लिखा हुआ है। ड्रेपिंग क्या चीज़ होती है मैं साथ इमेज में प्रोवाइड कर भी देता हूँ कि आप बेसिकली पैटर्न मेकिंग जो है वो फ्लैट सरफेस पे की जाती है। ड्रेपिंग जो है वो आप मैनिकिन के ऊपर करते हैं, मैनिकिन या मॉडल फॉर्म के ऊपर। तो इसकी भी इमेज मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज सोइंग यानी कि सिलाई। कपड़े कैसे स्टिच किए जाते हैं, उनके क्या डायनामिक्स होते हैं उसके बारे में दिस इज द थर्ड गाइडलाइन यू कैन सी। और आखिरी जो है दैट इज क्वालिटी चेक, यानी कि आपने कपड़े तो बना लिए लेकिन अगर उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, उसके स्टिचेस खुल रहे हैं, उसका टांका ठीक नहीं है, उसके अंदर मटेरियल ठीक नहीं अप्लाई हुआ या उसके अंदर मटेरियल ठीक नहीं लगा हुआ, या आपकी स्टिचिंग के अंदर किसी किस्म की कोई गलतियां हुई हैं, तो ऑफ कोर्स यस आपका क्लाइंट जो है दैट वुड हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके क्लाइंट के ऊपर किसी किस्म का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए। तो क्वालिटी चेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका गारमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि जो ख़रीदार है उसको किसी किस्म का कोई गिला या शिकवा ना हो आपसे। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन टू फैशन। इसके आगे हम अपना काम जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हमें आप सपोर्ट करें, हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, जो भी आप कर सकते हैं बाय वॉचिंग दिस। तो वी वुड बी रियली हम्बल। और हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से मामलात को जितना सिंपल रख सकें हम आपके लिए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।